स्टार्ट करें। भगवान दास। ओम नमस्कार। मैं भगवान दास ऋषिकुल योगपीठ दिल्ली के कोऑर्डिनेटर। पूजा शाह जी का नमस्कार, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और सभी का वेबिनार सत्र आरंभ करने से पहले ईश्वर के चरणों में नमन करते हैं। आइए, दोनों आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ जोड़ें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, चेहरे पर स्पर्श करें। आज का सत्र 3 अगस्त 2021 शाम के 7 बजे। पूजा जी का हार्दिक धन्यवाद। हेमा जी। हेमा जी, सॉरी, धन्यवाद। हेमा शाह जी हैं, हाँ ठीक है। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष DN शुक्ला जी से कि वो हेमा जी का स्वागत करें और अनुमति दें सत्र को आरंभ करने की। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। और आज का वेबिनार आयोजन का महासत्र 34वां सेशन है, जो लगातार 365 दिवसीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है योगपीठ के द्वारा। और मैं से स्वागत करता हूँ जो लगातार हमारे इस वेबिनार आयोजन के महासत्र को देखते रहते हैं। और मैं पुनः आज आई हुई डॉक्टर हेमा शाह जी पुणे महाराष्ट्र से मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि वो लगातार हमसे, हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, हमारे इस वेबिनार आयोजन से जुड़ी हुई हैं। लगातार आज तीसरी बार वो उनका आगमन है हमारे इस मंच पर, जिसमें प्रथम बार कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से हमारा वो सत्र सही से पूरा नहीं हो पाया था। और आज तीसरी बार हेमा मैम आई हमारे बीच और काफी ज्ञानवर्धक जानकारी आज देने वाली है मैम। आयुर्वेद यानी जो हमारे रसोई घर में आयुर्वेद आयुष औषधालय खुला हुआ है, सबके घर में है, वहां से आज औषधियों को विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सी औषधि किस काम आती है, किस बीमारी के, किस रोग के उपचार में उपयोगी है। उन सब पर आज विशेष चर्चा होने वाली है। तो मैं तहे दिल से फिर से पुनः अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हेमा शाह जी आए और अपने आज ज्ञान को परोसें, ताकि हमारे श्रोतागण व दर्शकों को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर हेमा मैम। धन्यवाद सर। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस बहुत ही उपयोगी ऐसे ज्ञान सत्र की जो आपने शुरुआत की है, उसी के लिए आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से पूरा देश नहीं कि बल्कि पूरी दुनिया, जिन जिन लोगों को आयुर्वेद के प्रति रुचि है, वो लोग सभी अपने, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा सभी के कुछ न कुछ उपयोगी चीजों से भरे हुए जो वेबिनार्स हैं, उसमें से कुछ न कुछ जानकारी अच्छी प्राप्त करके अपना जीवन स्वस्थ रख सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं। शुरुआत में धन्वंतरी के चरणों पे वंदन करते हुए प्रार्थना करूंगी।
और फिर मेरा सत्र शुरू करूंगी। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदंष्टदोर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमन्त्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटिकटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत। आज का हमारा जो है विषय घरेलू चीजों का जो हम हमारी रसोई में उपयोग करते हैं वो सभी एक कोई ना कोई किस्म की एक दवाई ही है। उनका अलग अलग तरीके से प्रयोग करने से हम कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और कितनी, अगर कोई चाहे स्वस्थ रहने के लिए इसका इस्तेमाल करे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे, या फिर कोई रोग होने के बाद उसके निवारण हेतु उसका प्रयोग करे, तो बहुत सारा फायदा लाभ उनको होगा और बहुत सारी केमिकल दवाइयों से उनका शरीर खराब होते होते बच सकेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ऐसा जो बताया गया है कि शरीर ही धर्म का साधन है। जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें शरीर ये पहला है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम धर्म नहीं कर सकते, उसके लिए अर्थ कमाना, ये सब आगे के पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते। तो सुबह उठते हैं हम लोग, जो पहली क्रिया करते हैं वो जल पीना। उसके बाद हम स्वच्छ होके, जब पहली चीज सभी को अभी शहरी सेटिंग में तो सभी को चाय पहले जरूरी लगती है, तो पहले चाय पीते हैं। तो चाय से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो चाय जब हम पीते हैं तो वो चाय जब उबाल के हम उसका काढ़ा जैसा काली बना देते हैं, तो पहली गलती हम ये करते हैं कि शरीर को दिन की शुरुआत करते समय कुछ अच्छा देना चाहिए, जिससे शरीर में जो भी एसिड जो अच्छा बना है, कल रात का भोजन हमने शायद 9, 9:30, 10, 8, 8:30, 8 से लेके 10 के बीच में जब किया है, तब से लेके सुबह जब उठते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं, तब तक करीब करीब 10 या 12 घंटे हो जाते हैं। तब तक हमारे पेट में कुछ भी नहीं जाता अलावा चाय। तो जो चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, वो चाय से न करते हुए अगर पहले काला मुनक्का रात को भिगो के एक 10 दाना भी मुनक्का यानी सूखा हुआ अंगूर, जो काली अंगूर रहती है फ्रेश, उससे ज्यादा ही 100 गुना फायदा करती है सूखी हुई अंगूर, जिसको मुनक्का बोलते हैं। तो उसको अगर हम भिगो दे रात को, पहली रात को, तो ये हम सुबह उठ के पहले अच्छी तरह से उसको धो ले, और फिर उसको जो पानी में भिगोया है वो पानी के साथ हमको खाना है। तो सुबह उठ के जब वो मुनक्का फूल जाता है, अंगूर फूल जाते हैं, उसको द्राक्षा बोलते हैं संस्कृत में, तो वो जब फूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा गुणकारी हो जाते हैं। तो वो चबा के पहले अगर खा ले गए, 2 बादाम, 1 अंजीर, 1 अखरोट, ऐसी सब थोड़ी थोड़ी चीजें ड्राई फ्रूट की, अगर जिसकी जैसी कैपेसिटी है पचाने की और लेने की, उस हिसाब से उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अगर लिया, तो दिन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। आज मुझे सबको एक विनंती करनी है कि जिनको भी कुछ तकलीफ प्रश्न है अपने इसके बारे में, आखिरी में हम लेंगे। सो बिना व्यवधान में जो भी बताना चाहती हूँ तो वो हम बता सकते हैं। और सब अपने अपने पास कागज पेंसिल में या डायरी में कुछ लिख ले, जिनको जो अच्छा लगे, जिससे हमारे पास ये पूरा संग्रहित रहेगा। तो अगली बार कभी भी जरूरत पड़ने पर आप उसको केवल उसका संदर्भ ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत में मैं जैसे बता रही थी, काला मुनक्का है, अंजीर है, जर्दालू है, खजूर है, ये सब आप खा सकते हैं। 1-2 पीस भी खा लिया तो भी दिन की शुरुआत हमने अच्छी चीज से की, जिससे हमारे शरीर में जो बना हुआ एसिड है, हमारा जो जाठराग्नि है, जो प्रदीप्त है, उसको कुछ काम मिला। पहले ही चाय डाल दिया तो जैसे अग्नि जो जलती हुई आग है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। तो अपना जो अच्छा एसिड बना है उसको बहुत 2-3 लोटे भर के पानी पी के हमने अगर उसको बुझा दिया, तो उसके बाद वो कफ प्रकृति के लोगों में तो बिल्कुल भी खाना हजम नहीं कर पाएंगे। अगर पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको अगर एसिडिटी की बहुत शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो पानी पिए तो ठीक है। अभी आया चाय।
चाय अगर लेनी ही है तो अपन जब चाय के पत्ते डालते हैं उसको आखिरी में डालें तो बेहतर रहेगा। चाय के अंदर हम पुदीना डाल सकते हैं, जो लेमन ग्रास बोलते हैं, हरी वाली पत्ती वाली जो घास आती है उसको लेमन ग्रास बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा ही, अपने प्रकृति के अनुसार देश का हवामान कैसा है, आप कौन से प्रदेश से आते हैं, कौन से प्रदेश में रहते हैं। बहुत ठंड वाले प्रदेश में अगर कश्मीर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले ये सब ज्यादा चीजें डाल के आपको, जैसे उनका कावा रहता है वो वैसी चाय बना के पीनी है। अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आपको कम से कम मसाले इस्तेमाल करने हैं। पर पुदीना, हरी चाय, इलायची, अदरक हल्की सी, ये सब आप डाल के चाय बना सकते हैं। आखिरी में चाय पत्ती डालिए और फिर दूध डाल के चाय पीजिए। काली चाय पीना अच्छी चीज नहीं है। ऑलरेडी हमने चाय पत्ती डाल के चाय को उबाला, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टैनिन, ये विष आ गया है, उसको ऐसे ही काढ़े के हिसाब से पियेंगे तो फिर उसकी तकलीफ ही बढ़ेगी। और इसी डाल के ही आपको चाय पीना है। चाय की अगर आदत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो दूध पी सकते हैं उस समय। दूध के अंदर हम बॉर्नविटा या कोई भी बड़े पाउडर दे के बच्चों को जब छोटे रहते तब से हम उसकी आदत डालते, जिसमें शक्कर के अलावा और कुछ नहीं है, और मॉल्ट रहता है या फिर जिंदाने का जो कवर रहता है ऊपर का छिलका, उसका पाउडर रहता है। तो उससे अच्छा बेहतर ये चीज हम घर पे बना सकते। सभी माताओं बहनों को मेरा, और पिताजियों को भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि घर में 4-5 चीजें इकट्ठा करके आप उसका घर का बॉर्नविटा घर बच्चों के लिए बना सकते हैं। जिसमें आप छुहारे का पाउडर, जो सूखा हुआ छुहारा बोलते हैं हम लोग उसको, खारेक बोलते हैं, उसका पाउडर, रागी मॉल्ट मिलता है, नाचनी का सत्व जो विटामिन डी से भरपूर है, फिर उसके अंदर बादाम के अखरोट, पिस्ता, जर्दालू, जो जिसका पाउडर आपको जमे, जितनी यथाशक्ति आप डाल सकते डालिए। और ऐसा एक मिक्सचर बना के रखिए जिसको रोज 1 चम्मच डालने से बच्चे के दूध में पूरे सब विटामिन, खनिज तत्व, मिनरल सब कुछ आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत है ऐसा नहीं। प्रोटीन के लिए हाई प्रोटीन पाउडर जो 5,000 रुपए किलो मिलता है वो हम लेते हैं, जबकि हमें 800-900 रुपए किलो बादाम महंगी लगती है। तो हमको ये पहले पाउडर घर से ही बना के बच्चों के लिए तैयार रखना है। और खारीक यानी छुहारा का जो पाउडर है, कोकोनट यानी अपना नारियल का बूरा है, ये सबसे ज्यादा, तिल का पाउडर है, ये सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और शरीर में कोई भी वायु के वजह से होने वाले विकार, जैसे हमारी हड्डियों से आवाज आना, दुखना, जॉइंट पेन होना, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते। उसके बाद आता है नाश्ता। अभी मैं बताने जाने वाली हूँ एक ऐसा सही और सरल आटा जिसको हम खुद ही घर पे बना सकते हैं, और उसी चीज से सभी चीजें बनाएंगे तो जिन व्यक्तियों को शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनके इसमें हम गेहूं और चावल दोनों ही बंद करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि चावल अकेला बेचारा त्याग के पात्र बन गया है कि सभी लोग चावल नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ। पर गेहूं में भी उतनी ही शक्कर है जितनी चावल में है। तो किस प्रकार से हमने खाना खाना है जिसको गेहूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से नहीं खाना वो मैं बताऊंगी। चावल और गेहूं साथ में लेने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, उसकी अंदर की, उसके पचन के बाद की बनने वाली शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको केवल एक धान एक बार लेना है। पहले के जैसे हमारे शरीर में हमें कोई भी कसरत वाला, मेहनत वाला काम करने की आदत नहीं। जो शहरी विस्तार में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा जो काम करना पड़ता है, उठना बैठना, उतने ही 4 दीवारी के अंदर ही रहता है चलना, तो बहुत मूवमेंट नहीं है। ऐसे लोगों को ग्लूटीन फ्री आटा है, जिसमें शक्कर, जो चिकनाहट वाला जो तत्व रहता है कोई भी अनाज में, वो निकाल देने के बाद आप जो खा सकते हैं धान, जो साबुत अनाज है, जिसको हाई फाइबर ग्रेन्स बोलते हैं, मल्टी फाइबर ग्रेन, जो अभी मल्टी फाइबर के नाम से बहुत सब चीजें बिकने लगी है। बिस्किट में हाई फाइबर रहता है, सीरियल्स में हाई फाइबर। तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही अपने स्वच्छ धानों को स्वच्छ करके घर से अच्छा ग्लूटीन फ्री आटा बनाए। तो इनमें क्या क्या चीजें हो सकती है, और गेहूं और चावल तो नहीं है इसमें, तो क्या डाल सकते हैं आप। तो पहला तत्व है सोयाबीन, डाल सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है। हरी मूंग, पूरा साबुत मूंग जो रहता है वो सबसे उत्तम आहार बताया गया है आयुर्वेद में। कोई भी छोटा बच्चा भी जब पहले खाना चालू करता है तो मूंग का पानी हम देते हैं।
मूंग को भिगो के उसको उबाल के केवल उसका पानी देते हैं, फिर छिलके वाला भाग थोड़ा सा देते हैं, फिर उसको मैश करके उसकी चावल और इसके साथ बनी हुई खिचड़ी देते हैं। ऐसा क्रम से धीरे धीरे हम आहार बच्चे का भी बढ़ाते हैं। किसी ने जैन धर्म में बहुत सारे उपवास करने की उनकी आदत है, तो उनका उपवास छोड़ते समय पहला क्या देते हैं, केवल क्लियर मूंग का पानी, उसको मूंग का सूप बोल सकते हैं। तो मूंग को 50 ग्राम मूंग को 1 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए, फिर सुबह पतीले में खुले में बॉईल करना जमे तो ठीक है, कुकर से अच्छा खुले बर्तन में उसको पकाना अच्छा है। और उसके बाद में ऊपर का क्लियर पानी निकाल दें, उसमें नमक चाट मसाला कुछ डाल दें और पूरे दिन ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा गुनगुना करके या थर्मस में भर के पिए, तो ये सबसे उत्तम सलाइन का काम करता है। पूरे दिन शरीर की सफाई भी होती है और भूख भी नहीं लगती, और पूरा दिन में शरीर में जो कचरा जमा है, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं या आम बोलते हैं संस्कृत में, उसका पाचन करने का सबसे अच्छा तरीका है मूंग का पानी। तो ये अपना सबसे अच्छा हेल्दी ग्रीन टी जैसा हो गया। फिर हमें अच्छी बाहर वाली ग्रीन टी की क्या जरूरत है, ये सबसे अच्छी ग्रीन टी है। तो ये मूंग का पानी भी आप दे सकते हैं। ये मूंग बहुत अच्छी चीज है, वो आटे में डालने की। तो ज्वार या बाजरा प्रदेश के अनुसार, आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां अगर बाजरा खाया जाता है तो बाजरा डाल सकते हैं, ज्वार, फिर रागी जिसको नाचनी बोलते हैं, तो उसको डाल सकते हैं। फिर ओट्स अभी हम यहाँ इंडिया में पकाने लगे, बनाने लगे, उसकी खेती होने लगी राजस्थान में। तो ये देसी अगर मिला तो लो, बाहर से पैकेज वाला नहीं लेना है। जो खुला में, जैसे गेहूं खुले लेते हैं हम छुट्टे, वैसे अगर लूज में मिला तो ओट्स आप डाल सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा राजमा डाल सकते हैं, उसके अंदर बार्ली यानी जौ, बहुत अच्छी चीज है ये डाल सकते हैं। इस तरह से 9 या 10 चीजों का जो आटा बनता है, फिर से मैं दोहरा दूंगी एक बार, ज्वार या बाजरा, मूंग, राजमा, मक्का, नाचनी, राजगीरा करके एक धान मिलता है जिसको हम सफेद उसके जो चिक्की या लड्डू मिलते हैं उपवास में चलता है, राजगीरा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारा ये यहाँ महाराष्ट्र में मराठी में राजगीरा बोलते हैं, गुजराती में भी राजगीरा ही बोलते हैं। तो उसका उसकी पत्ता साग भी मिलता है उसका। तो सबसे अच्छी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री, जिस कैंसर में भी चलता है, सभी शरीरों के को पचाने के लिए, मीन्स बहुत मंदाग्नि वाला व्यक्ति है या बहुत कैंसर से बीमार है या कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति में भी राजगीरा ऐसी चीज है, दूध में डाल के आप ले लीजिए, पचने में बहुत आसान है और बहुत पौष्टिक है। तो राजगीरा हो गया, नाचनी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, बार्ली, ओट्स, और किनोआ करके एक नया धान आया है जो अभी सुपर फूड में गिना जाता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है। ऐसी 8-10 चीजें आपके विभाग में, आपके प्रदेश में जो अच्छी चीज मिलती है, ज्यादा मिलती है, उसी को ले लीजिए। यहाँ ओट्स खाने से, यूरोप में ठंडे प्रदेश में ओट्स घोड़े को खिलाते हैं, तो उनका खाना हम कैसे पचा सकेंगे, वहाँ ठंड है इसके लिए पचा सकते हैं। तो अपने प्रदेश के हिसाब से अगर आप करें तो वैसे धान बना के, आटा बना के, थोड़ा खुरदरा उसको पीसेंगे, जिससे उसमें फाइबर का प्रमाण रहेगा और प्रचुर मात्रा में रहेगा। और फिर उसकी रोटी बनाए, चावल उसका खिचड़ी बनाए, उसका दलिया बना ले, उसका उत्तपम बना ले, उसका डोसा, इसका इडली। तो उसी में सब चीजें दूसरी दूसरी डाल के आप अलग अलग स्वाद की वस्तुएं बना सकते हैं। और इसमें यह है कि ये हाई फाइबर या फिर ऐसी चीजें खाने से शरीर में जरा भी गैस नहीं होती है और पचने में बहुत आसान रहेगी। और सभी प्रकार के कंपोनेंट जो हमको चाहिए, मिनरल, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, ये सब लेने से सभी दोषों का समावस्था में रहना बहुत मुमकिन हो जाता है। उसके बाद में जब खाना हम खाएंगे, दोपहर के नाश्ते के बाद 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि उतना टाइम उसको पचाने में लगता है। तो उसके बाद हम जब खाना खाएंगे तो साधारण 12 से 1 के बीच में खाना चाहिए। खाने की शुरुआत में अपन थोड़ा सलाद ले सकते हैं, बीट है, गाजर है, मूली है। सबसे ज्यादा हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो टमाटर है। टमाटर आयुर्वेद में अम्ल विपाकी बताया है, खट्टा बताया है। तो अपन जितना प्रमाण हम सभी सब्जियों में, ग्रेवी में डालते हैं, तो हो सके तो उसको कम खाएं, या फिर जिसको जिसकी प्रकृति जैसी है उस हिसाब से उन्होंने खाना चाहिए। तो छाछ शरीर में बहुत अच्छी चीज है। दोपहर के टाइम छाछ लेना, सुबह के टाइम फल लेना, रात के टाइम दूध लेना। जिनकी दोपहर में, मध्याह्न जो बोलते हैं, सूर्य अपने सिर पे रहता है, तब सबसे ज्यादा शरीर दिन का टेम्परेचर उसी समय रहता है। तो उस समय आपकी बॉडी में भी हीट, जैसे बाहर यथा लोके तथा देहे, ऐसा बताया है
जैसे बाहर वातावरण में जैसे चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, वैसे आपके शरीर में भी पित्त का प्रमाण उस समय बढ़ता है। तो खाना पचाने हेतु बीच बीच में, खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ी छाछ लेते रहेंगे तो उससे खाना भी अच्छा हजम होता है, पाचन होता है, और गैस भी नहीं बनती, और आपको बॉडी की जो शरीर की हीट जो बढ़ जाती है उसके अंदर भी उसमें राहत होती है। अभी खाने के अंदर चीजों में बहुत सारी चीजें जो घर में हम लेते हैं वो सभी दवाइयां ही हैं। पहले तो हो गया रोटी, तो चावल, गेहूं या आपकी जिसकी जौ की रोटी या जो भी बनाते वो सबसे उत्तम अनाज है। उसके बाद में जो सब्जियां हो गई, जो साग है वो सावन के महीने में अभी नहीं खा सकते हैं, बाकी साग भी बहुत अच्छी चीज है। और उसका हम थोड़ा कुछ कुछ साग ऐसे ही कच्चे पचते नहीं है, उनको उनको पका के ही खाना चाहिए। जैसे पालक हो गया, ऐसी चीज उससे खाने से, उसका जूस या स्मूथी बनाने से उसका फायदा खून बढ़ाने के लिए नहीं होता, तो उनको पका के कुक करके खाना चाहिए। आयुर्वेद में साग पचने में, साग के रस पचने में मुश्किल है ऐसा बताया गया है, इसीलिए हम उसको किसी के साथ मिला के खाते हैं। जैसे कोई साग को हम मूंग की दाल के अंदर मिला के खाते हैं, ऐसा। तो लौकी जो हो गया, कद्दू है, गिलकी, तुरी, ये सब इतनी जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, जो बेल पे चढ़ती है, जो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ती है, वैसे ही वो शरीर में काम करती है। शरीर के अंदर जो भी कचरा है उसको उल्टा निकालने के लिए मदद करती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी का ही भाग रहता है। तो सबसे अच्छा वेट लॉस करने के लिए लौकी का सब्जी खा सकते हैं, कद्दू का, करेला का, टिंडे की सब्जी खा सकते हैं। गिलकी और तुरी सबसे अच्छी पचने में है, तो जितनी ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा है। आज सभी सब्जियों में हम आलू डालते हैं, या आलू ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, या फिर हम पत्ता गोभी, बंद गोभी, वही बच्चों को अच्छा लगता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम मटर, राजमा, छोले, चना ये करते हैं। जिसको जितनी पचाने की ताकत है उसी हिसाब से खाना है। अगर चना नहीं पचा सकते हैं तो खाने से गैस ही बनेगी। इसके लिए अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी प्रकृति देख के कौन से टाइम में, दिन के कौन से टाइम में हम क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह के टाइम अगर कोई भी बीन्स ऐसे खाए तो वो हजम होते हैं, और उसको वो अच्छी तरह से पका के खाना चाहिए। अगर रात के टाइम वो खाएं तो आपको बदहजमी होगी, एसिडिटी होगी, फिर दूसरे दिन आपको उल्टी करके उसको निकालना पड़ेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में जो बताया है, सहज पचे ऐसा कम मात्रा में आहार लेना चाहिए। और जो भी मुश्किल है पचने के लिए, जो गुरु बोलते हैं हम, वो खाना हम दोपहर के टाइम लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम कुछ न कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसको हम पचा सकते हैं। रात के टाइम अगर ऐसा गुरु भारी पचने में भारी खाना खाया, तो हम खाना खाने के बाद सोने वाले हैं, इसको पचा ही नहीं पाएंगे, तो कूड़ेदान में कूड़ा भरना जैसा इसका काम हो जाता है। उसे नरिशमेंट, कुछ पोषण, कहीं पोषकांश मिलते नहीं है, और उल्टा उसको निकालने के लिए दूसरा दिन हमारा वेस्ट जाता है। इसके साथ हमने बताया जो सब्जियों में बथुआ, चंदन बथुआ बोलते हैं, चौलाई की भाजी है, सुवे की भाजी है, हरी प्याज है, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। सावन का महीना छोड़ के उसके बाद में आप खा सकते हैं। दोपहर के टाइम में फिर आप, मैंने पहले भी बताया था कि दोपहर को खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। इसके लिए शतपावली जो बोलते हैं, 100 कदम हम चल के ही बैठे, इतना ऐसा नियम अगर सबने रखा, और बीच में भी पानी नहीं पिए, क्योंकि उतना जो हमने, हमारा जो शरीर, हमारा जो पेट का जठर है वो मिक्सर की तरह, उसको चटनी बराबर पीसने के लिए थोड़ा खाना खाना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए। थोड़ा खाया, थोड़ा पानी पिया, पहले ही 2 लोटे पानी पी लिया तो एसिड वीक हो जाएगा, और खाना खाने के समय बिल्कुल भी पानी नहीं पिया तो एसिड इतना नहीं होता है जो पूरी तरह अच्छी तरह से खाने के साथ मिल जावे तो लिक्विड जैसा बने। क्योंकि दाल वाल जो हम लिक्विड लेते बहुत कम लेते हैं, 1 कटोरी, ज्यादा से ज्यादा 2 कटोरी। तो आपको याद रखना है, इसीलिए बीच में पानी की बदले अगर छाछ पिया दिन में, अगर मौसम अलाउ करे तो, ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में छाछ नहीं ले सकते, तो उस समय गुनगुना मूंग का पानी, मूंग का सूप ही आप अपना पानी के हिसाब से पी सकते हैं। और बीच बीच में थोड़ा खाया, थोड़ा वो लिक्विड ले लिया या सूप ले लिया तो चलता है, जिससे खाना अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और फिर उसका पाचन अच्छा सुलभ हो जाता है, सहज होता है। उसके बाद शाम के टाइम में, चाय के टाइम, लोगों का चाय पीने का टाइम ही गलत हो गया। अभी 5 बजे 6 बजे, क्योंकि सो जाते हैं 3 से 5, तो जब भी उठेंगे तब चाय पीते हैं। चाय हमको क्यों पीनी है? नींद को भगाने के लिए। तो खाने के 3 घंटे बाद तक तो सोए नहीं, तो चाय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
पर फिर भी अगर जिनको चाय पीना है तो पहले मैंने बताया वैसे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरी पत्ती जो ग्रीन चाय लेमन ग्रास बोलते हैं वो डालिए। अदरक एकदम से कम डालिए, क्योंकि बहुत सारी अदरक वाली तीखी तीखी करके छाछ चाय पियेंगे तो पूरा गला जल जाएगा। फिर उसको हमें लगता है कि नहीं मसाले वाली चाय पीने से सर्दी नहीं, और सर्दी के समय में, बारिश के समय में आप कर सकते, गर्मी के मौसम में नहीं कर सकते। गर्मी के मौसम में इससे अच्छा हम नींबू का शरबत जो बोलते हैं वैसे आप बोलते हैं चाट मसाला जैसे पानी जो शरीर की भूख को खोलता है वैसा भी चलता है, शिकंजी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। और मेरा एक बोलना ये था कि अभी कोरोना के कारण सभी लोगों ने घर में काढ़े बनाने चालू किए। हमारी दादी जी, माता जी, जिन्होंने जैसा अच्छा समझा या टीवी पे देखा, मीडिया में देखा, तो सभी ने बिना सोचे सब तीखी तीखी चीजें, दालचीनी, इलायची, ये लौंग, काली मिर्च, वो इसकी अदरक घिस घिस के ये सब डाल के उबाल उबाल के उसका काढ़ा काला बना के फिर पिए। सभी की प्रकृति के हिसाब से सबको अलग अलग चीजों की आवश्यकता है। पित्त प्रकृति वालों ने अगर ये पिया है फिर गला जल गया, दुख गया, और फिर डॉक्टर के पास गए, फिर बोलते हैं आयुर्वेद के काढ़े की वजह से आपको ये तकलीफ होगी। तो आयुर्वेद ने तो ऐसा नहीं बताया है। हम हमारे सभी जो नुस्खे हैं या कोई भी दवाई है प्रकृति के अनुसार ही देते हैं। इसके लिए जिसको जो अगर कुछ भी शंका है तो यहाँ पूछ सकते हैं बाद में, पर अपने हिसाब से अपने मन से एक ही दवाई सबको या एक ही काढ़े की रेसिपी सबको चलेगी ऐसा नहीं है। ये वातावरण के हिसाब से, अपनी जरूरत और प्रकृति के हिसाब से बदलता है। आगे देखेंगे तो जब शाम की चाय लेते हैं उस समय कुछ ना कुछ खाते ही हैं। चाय के अंदर बिस्किट डुबो के खाएंगे या फिर कुछ नमकीन खा लेते हैं, गुजिया सेव या कुछ ऐसा कुछ खाए से आलू भुजिया बोलते वो सब खा लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमको शाम का खाना जल्दी खाना है। अगर अभी कुछ खा लेंगे और वो हजम नहीं होगा तो फिर आप शाम को भूखी नहीं लगेगी तो खाए क्या खा पाएंगे। इसके लिए हमारे इसमें जो बताया है मखाना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो जो बनता है जैसे उसकी तो वो पॉप्ड है। पॉप्ड यानी जो दाना है उसको फोड़ते हैं, उसका पॉपकॉर्न जैसे भट्टी में उसको ये करते हैं, पकाते हैं तो वो फूटता है। उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं रहती और हल्का हो जाता है पचने में, वजन में भी बहुत हल्का रहता है। ऐसी जो हल्की चीजें हैं वो खा सकते हैं आप। थोड़ा सा घी रख के उसमें थोड़ा सा सेक लेंगे मखाना, उस पे नमक काली मिर्च डाल देंगे तो सबसे बढ़िया स्नैक ये हो जाता है। और ये आजकल पैकेट में भी उपलब्ध है, पर पैकेट वाला हमें नहीं लेना, इसलिए घर में अगर बना सकते हैं तो आप बनाइए। उससे आगे किसी की आवाज चालू है शायद, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको, इनका माइक चालू है तो बंद करिए। उसके बाद शाम का खाना है। अब अधिकतर सभी लोगों का ये रहता है कि आज कुछ नया बने, फैंसी खाना बनेगा। एक दिन पाव भाजी बनती है, एक दिन इडली सांभर या पराठे हो गए। तो इसी जो हल्की पचने में है वैसी ही चीज, जो स्टीम्ड है वैसी ही चीज आप बना सकते तो बनाइए। अदरवाइज आपको केवल दाल चावल खिचड़ी ये सबसे लघु आहार बोलते हैं हम, पचने में बहुत सही और एकदम से आराम से पचा सकते वैसा आहार है। तो ये लेके ही आपका शाम का भोजन आपने करना चाहिए। 6, साढ़े 6, साढ़े 7, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक आपने खाना खा लेना चाहिए। जो लोग घर में हैं उनको उसी टाइम आपको खाना है। इससे लेट करेंगे तो आपको सोने के लिए बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सोने के 3 घंटे पहले तक या कम से कम 2.5 घंटे तक पहले तक आपका खाना होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने खाया तो वो कूड़ेदान में कूड़ा ठूंसने जैसा हो जाता है और जरा भी उसका हाजमा ठीक नहीं होता है। शाम के खाने के लिए आप दलिया ले सकते हैं, जो मैंने ऊपर आटे की रेसिपी बताई उसमें से कुछ चीजें, उसमें कद्दू है, लौकी है, उसको कद्दूकस करके उसमें डाल के फिर उसके डोसा है, इडली है, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। पर हमारे आयुर्वेद में जो फर्मेंटेड फूड है वो मनाही बताया है, वो ना बताया, वर्ज्य बताया है, क्योंकि वो शरीर में जाके और अम्लता, एसिडिटी बढ़ाता है। और रात के समय अगर आपने ज्यादा खा लिया या खा लिया तो आपको तकलीफ होती है। तो बिना वो डाले अगर आप तुरंत बना सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कभी सोडा डालना पड़ता है पर वो भी अच्छी चीज नहीं है, पर कभी न जमे तो आप जितनी थोड़ा सा उसमें सब्जियां डाल के उसको
सॉफ्ट बना सकते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही लौकी के पराठे बना सकते हैं, ऐसी चीजें बना के और जल्दी खाना खा सकते हैं और गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया काम होता है। अभी मैं बताऊंगी उसके बाद में अगर जल्दी 7:30 बजे तक खाना खाया तो 10:30 बजे तक आप सो सकते हैं। फिर से आपको वही क्रिया करनी है कि एक बात भूल गई मैं, पूरे दिन में फल कब खाएं। तो शायद आपको शाम को चाय के समय अगर चाय ना पिए तो बेहतर होगा, पूरे दिन के फल उसी समय खा लें, या सुबह के टाइम नाश्ते के पहले खा लें, या खाने के पहले जैसे सलाद बताया वहां उस समय खा लें, तो बहुत अच्छा है। किन किन लोगों को फल अच्छे नहीं लगते, वो जूस ही पीते हैं, पर फल तो खाने की चीज है, जूस बना के पीने की चीज है। जितना फल मुंह से चबा चबा के खाएंगे तो उसके पूरे गुण आपको मिलते हैं, उसका रस जो है वो आपको मालूम पड़ता है, और उसके बाद उसका चबा चबा कर जो फाइबर या जो मिलता है आपको रेशे वाले तत्व, इन सब का फायदा पूरा होता है। इसके लिए उसको क्रश करेंगे तो ये सभी चीजें नष्ट हो जाती है मिक्सी में। तो हो सके उतना स्मूथी, मिल्क शेक, ऐसा जूस बना के न पिए, फल पूरा साबुत खा सकते हैं तो खाइए। अभी उसके बाद में अगर हमने खाना खा लिया, 3 घंटे हो गए, फिर छोटे बच्चों को रात को दूध न दें, क्योंकि कफ का प्रकृति का टाइम है, छोटे जब रहते हैं बच्चे तब, तो उनको खाने के बाद सोना है, और सोते समय अगर उन्होंने दूध पी लिया तो सुबह उनका पूरा ये सब जाम हो जाता है, छींकें आने लगती है, बार बार खराश हो जाती है। छोटे बच्चों को ही सर्दी का प्रॉब्लम ज्यादा है, और ऐसा है कि देना ही पड़े तो उसमें हम इलायची, थोड़ा सौंठ पाउडर, अदरक और सौंठ अलग अलग है, अदरक कर प्रक्रिया करके हम सौंठ बनाते हैं, तो अदरक गर्म रहता है और सौंठ उसके गुण है ठंडा, सौंठ पचाने में मुश्किल नहीं है, और अदरक एसिडिटी बनाता है ज्यादा इस्तेमाल किया। सभी को मात्रा से इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। तो सौंठ का पाउडर डाल के, या फिर लेंडी पीपर करके, पिपली बोलते हैं हम उसको, तो वो पिपली डाल के हम दूध देते हैं, या फिर आप उसमें थोड़ा सा मैंने बताया वैसे इलायची डाल के दे सकते हैं। तो सर्दी खांसी एक कोई भी बीमारी छोटे जब रहते तब से ये आदत डाली तो फिर आगे नहीं होती। अधिकतर हो सके तो रात को जो टेंशन, दिमाग का जिनका काम है ज्यादा, ऑफिस में काम है, सोचने का काम है, टेंशन से ग्रस्त है, नींद नहीं आती है, उन सभी लोगों को रात को अखरोट, बादाम, ये 2 चीजें तो जरूरी है। उसके ऊपर अलावा आप नाचनी रागी का सत्व और खारिक का पाउडर, ऐसा सब डाला हुआ जो मैंने बताया, बॉर्नविटा जैसा घर में पाउडर बना सकते हैं, वैसा दूध का पाउडर, ड्राई फ्रूट वाला पाउडर डाल के, थोड़ा उसमें केसर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर, जायफल डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है। और इस घरेलू चीजों से ही हमने अपना पाउडर बना दिया तो हमें पूरा 100% विश्वास हो जाता है कि हम जो खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं, उसमें कहीं मिलावट नहीं है। तो उनकी चीजों का हमें पूरा 100% फायदा होता है। उसके बाद रात को सोते हैं तब, अगर हमने खाने के बाद नाक में तेल डालना बताया था मैंने, अणु तेल, तो वो चीजों से भी हमारी सर्दी नहीं होती हमें। तो रात को तेल लगा के भाप लेके फिर नाक में 2-2 ड्रॉप्स अणु तेल डालें, तो आगे कल दूसरे दिन जो होता है सर्दी, बुखार, जुकाम, स्नीजिंग होता है, बहुत सारी छींकें आती, वो हम टाल सकते हैं। बड़े जिनका वजन ज्यादा है, जिनका काम है, जैसे संगीत में जिन क्षेत्र में है, जिनको गाना है, इन सभी को अपनी आवाज, अपना गला संभाल के रखना पड़ता है, कहीं खराश हो जाए, कुछ खा ले तो फिर दूसरा दिन हमारा खराब होता है। तो इन सभी व्यवसाय वालों लोगों को, या फिर जो एसी में काम करते हैं, हमेशा ठंड में काम करते हैं, उन सभी को रात को तेल लगा के आप लेके नाक में ड्रॉप्स डालें तो बहुत फायदा होता है कि सर्दी ही नहीं होती और दूसरा दिन हमारा अच्छा होता है। अभी कुछ नुस्खे मैं बताऊंगी बीमारियों के हिसाब से। अगर बुखार हो गया तो क्या करें, हम पहले क्रोसिन ले लेते हैं, पहले कोई टैबलेट ले लेते हैं, जिसको हमें डर लगता है बुखार बढ़ जाए तो क्या होगा। और जो आयुर्वेद में बताया है, जो एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, षड ऋतु बताइए, वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत और ग्रीष्म। तो हमारे 6 ऋतु यानी प्रकृति में जो बदलाव आते हैं वैसे शरीर में भी बदलाव आते हैं, तो उसके अनुसार हमें थोड़ा सा बुखार आएगा, क्योंकि एक ऋतु जाने के बाद दूसरा ऋतु जब आती है तब हमारा शरीर उसको एडजस्ट करने में टाइम लगाता है। तो पहले की ऋतु से बना हुआ कचरा जलना तो जरूरी है, अब वो जब जलेगा तब जो गर्मी बनती है उसी को हम बुखार बोलते हैं। तो पहले के जमाने में पहले बुखार में कभी भी दवाई नहीं देते,
उसको दबाने की कोशिश कभी भी नहीं की जाती। अभी बुखार हो जावे तो पहले हमको लगता है कि हम उसको शांत कर दे, क्योंकि हमको दूसरे दिन काम पे जाना है। तो घर की कुछ 2-3 चीजें मैं बताऊंगी जो आप बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहला काम करेंगे बुखार में, लंघन, यानी कुछ न खाने दें। जो कचरा है उसको तो सड़ा हुआ है, उसको तो जलने के लिए जरूरत है, टाइम ही निकालना है। तो आप उस पर ऊपर से कुछ खाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। तो खाना भी पड़े, छोटे बच्चे हैं, देना भी पड़े, तो हल्का सा दाल चावल या मूंग और चावल ऐसा हल्का रहे, या मूंग का पानी, मूंग का सूप, ऐसी चीजें दे सकते हैं। हर श्रृंगार करके सब, बहुत बहुत लोगों के घर में वो थोड़ा सा पेड़ जिसके फूल की माला भगवान जी को चढ़ती है, तो हर श्रृंगार के पत्ते बहुत अच्छा बुखार के लिए माने जाते हैं। उसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं। उसको क्रश करके पानी में 1 कप पानी, 1-2 कप पानी का उबाल के 2-4 पत्ते डाल के उसको पीस के उबाल के छान के उसको पिलाएं तो भी बहुत अच्छा काम होता है। अगर सर्दी की वजह से बुखार आया है तो तुलसी डाल सकते हैं उसमें। और पित्त की वजह से यानी एसिडिटी, शरद ऋतु के बाद जब आता है बुखार, हम उसमें गिलोय डाल सकते हैं। वो ठंडी है, उससे तकलीफ नहीं होती, उससे पूरा बुखार निकल जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अभी कोरोना में सबसे अच्छी दवाई गिलोय बताई, उसका नाम है अमृता। कभी भी न किसी को मारने देना। अभी कभी दस्त हो जाते तो क्या करें, घर में क्या है हमारे पास, तो सौंठ ही अच्छी चीज है दस्त के लिए। सौंठ डाल के हम छाछ बनाते हैं और उससे बहुत अच्छी तरह से दस्त कम हो सकते हैं। हमारे यहाँ अनार का सेवन किया जाता है। फल में अनार श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे दाने लाल रंग के होते हैं। वैसे ही हम जूस ऐसे खा सकते हैं, तो खाइए। न जमे जिनको दांत के प्रॉब्लम है वो जूस बना के पी सकते हैं, तो उससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। उसकी जो अनार का छाल है, अनार की छिलका है, जो हम फेंक देते हैं, वो उसको पीस के थोड़ा सा शहद में चटा दिया तो भी हमें दस्त में बहुत सारा फायदा हो जाता है। खांसी के लिए तो सबसे बढ़िया चूर्ण आयुर्वेद में बेसिक जो बताया है वो सितोपलादी चूर्ण बोलते हैं। वो सब घर की चीजों से बनता है। दालचीनी जो बोलते हैं, इलायची, लेंदी पीपर, और उसमें एक वंश लोचन, बांस का लोचन, बांस की लकड़ी के अंदर जो बनता है वो जमावट जो होती है उसको स्टोन की तरह रहता है, तो वो, और फिर उसमें शर्करा, हमारी खड़ी शक्कर डालते हैं। इसको मिला के हम पाउडर बनाते हैं जो रेडीली अवेलेबल है बाजार में। और ये सब घर की चीजों से बनाया है, एकदम से बेसिक है। उसको शहद के साथ चटा सकते हैं। तो सितोपलादी चूर्ण, जिनको सर्दी है, एलर्जी की सर्दी है, सभी लोगों ने रोज 1 बार या 2 बार लेने से बहुत फायदा हो जाएगा। उसके बाद हम दूध में काली मिर्च उबाल के देते हैं तो भी सर्दी नहीं होती। दूध में थोड़ा सा इलायची डाल के, जायफल डाल के देते हैं तो भी सर्दी नहीं होती। कभी सर्दी की वजह से यहाँ सिर दुखता है तो हम सौंठ को पानी में घोल के उसको गर्म करके यहाँ लेप लगा देते हैं, जिससे पूरा शरीर का यहाँ से कफ जो साइनस में भरा हुआ है वो कम हो जाता है। तो सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। कमजोरी बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी जिसकी अभी कोरोना के बाद में सब लोगों का बार बार थोड़ा सा कुछ करने के बाद सांस फूलना या कमजोर होना या फिर पाँव में ताकत नहीं है, ऐसा जो फीलिंग आता है, ऐसी जो समस्याएं आती है, उसके लिए गोंद का लड्डू अच्छी चीज है। सभी अनाज में जो हमारे ड्राई फ्रूट मैंने बताए वे, और थोड़ा सा गोंद का पाउडर, और फिर आटे के अंदर सेक के हम उसको डाल के लड्डू बना सकते हैं। तो लड्डू बनाने की विधि वही है, केवल उसमें थोड़ा गोंद डालना है और ड्राई फ्रूट का पाउडर डालना है। तो घर बैठे हमने पौष्टिक लड्डू अगर बना लिए तो हमें कोई विटामिन की गोली की जरूरत नहीं है। ये सहज पचने वाली चीज है। उड़द का आटा सबसे अच्छा वातज्ञ ने बताया है। उसको ठंड में खाते हैं क्योंकि उस समय हम पचा पाते हैं। तो उसका छिलके वाली दाल, उड़द की दाल या काला उड़द रहता है, उसको पीस के आप बनाइए थोड़ा थोड़ा गरम, और वैसा उड़द का लड्डू अगर खाएंगे तो एक लड्डू खाने से इतनी ताकत मिल जाती है, पूरे दिन का काम आप आसानी से कर सकते हैं। आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए रसायन चिकित्सा जो बताई है उसमें सबसे पहला आता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश अभी बहुत लोग घर में बनाने लगे हैं और कंपनियां भी बनाती है, पर नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं मैं बता रही हूँ। पर एक नियम याद रखिएगा, च्यवनप्राश दूध के साथ नहीं लेना। च्यवनप्राश आंवले से बनता है और दूध मीठा रहता है, आंवला खट्टा रहता है। आंवला और दूध मिला नहीं सकते हैं, इसके लिए अचार की तरह च्यवनप्राश को रोटी के साथ खा सकते हैं। छोटे बच्चे को भूख लगी, क्या देंगे, रोटी के ऊपर च्यवनप्राश लगा के रोल करके दे दीजिए, अच्छा नाश्ता हो जाएगा, पर दूध के साथ न दें।
आंवला का मुरब्बा बहुत अच्छी चीज है। फिर आप ऐसे आंवले, सूखे आंवले जो उसकी सुपारी मुखवास की तरह कैंडी मिलने लगी अभी, आंवला कैंडी, वो भी खा सकते हैं। वो भी चूसने से यहाँ से लेके नीचे शरीर में पूरे बॉडी की सिस्टम को वो साफ करता है। विटामिन सी से भरपूर है, प्रचुर है। तो कोई भी बीमारी, विटामिन सी की कमी के कारण अभी कोरोना में सब लोगों को विटामिन सी दे रहे हैं, हमने अगर पहले से आंवला खाया है अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडियन गूसबेरी जो बोलते हैं आंवला, सबसे ज्यादा विटामिन सी वाला फल है और हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। सीजन आता है अक्टूबर से फरवरी तक, जितना चाहे खा सकते हैं। दांतों का ख्याल रखना है, अगर दांत खट्टे हो जाते हैं ऐसा है तो आप उनको तो भी चलता है, या फिर आप च्यवनप्राश के प्रकार में खा सकते हैं। छोटे बच्चों को बार बार 10 कृमि हो जाती, कृमि यानी कीड़े पेट में, तो उसके कारण फिर उनको उनका आहार बढ़ जाता है, उनको सफेद दाग हो जाते हैं मुंह पे, फिर खुजली आती है। तो इन सभी में वावड़िंग जो बोलते हैं हम, विड़ंग बोलते हैं संस्कृत में, वो भी घर में रखने की जैसी चीज है। उसको पानी में उबाल के, केवल पानी भी पिला दिया तो अच्छा है, उसका पाउडर शहद के साथ चटा दिया, एक एक 5 चम्मच, एकदम 500 मिलीग्राम जितना बोल सकते हैं आप, तो उतना भी देने से बहुत फायदा होता है। केवल उसका पानी पिलाने से भी बहुत फायदा होता है। और हमारे बहुत सारी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या फिर छोटे बच्चे, लड़कियों में या प्यूबर्टी में जब आते हैं तो एनीमिया बहुत बड़ी चीज है, पांडुता, खून का कम होना। तो उसके अंदर हमारी सबसे अच्छी चीज है अनार, फिर काला मुनक्का, खजूर, जर्दालू, अंजीर। और जितना उसका सेवन ज्यादा करेंगे उसमें आप, अंगूर सबसे बेस्ट है, काला मुनक्का आप भी के खाएं, कोई भी तरीके से हमारी कमजोरी नहीं रहेगी, खून की कमी की वजह से जो पाँव दुखते हैं वो नहीं रहेंगे, और एसिडिटी कभी नहीं। जिनको एसिडिटी है, आज से लेके रोज रात को 10 दाने अंगूर के भिगो के सुबह खाएंगे तो सुबह कोई भी एसिड लेके खाना पचाना नहीं। पूरे शरीर में सूजन आती है, थायराइड की लोगों में सुबह सुबह उठ के ये सब जाता है, आवाज खराब हो जाती है। थोड़े जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, है, उनको पाँव में बहुत सूजन आती है, फिर उनको वो जो गोली दी जाती है जिससे बार बार दांत उनकी खराब होती है, फिर पानी उतना ही बढ़ जाता है। तो ये समूल ये प्रॉब्लम को समूल नाश करना है, उसका जड़ से विनाश करना है। तो सूजन के लिए हल्दी की चाय सबसे नुस्खा मैं बहुत सालों से पेशेंट्स में भी इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ, और आपको भी अभी उसका नुस्खा बता रही हूँ। अगर चाहे तो आप लिख लीजिएगा। 1 गिलास पानी लीजिएगा, उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और उसके थोड़ा गर्म करना, उबालने की जरूरत नहीं, थोड़ा चाय की तरह गर्म कर लीजिए। तो गैस बंद कर दीजिए, फिर थोड़ा 2-3 बूंद नींबू का जूस डाल दीजिए, प्लेट में डाल के पीजिए। यहाँ से लेके वो नीचे जाता है, यहाँ से लेके जो भी कफ जमता है तो वो सब पूरा उसको स्क्रेप करके खदेड़ देता है और शरीर के खून को साफ करता है। कोरोना के लिए इससे सबसे अच्छा काढ़ा कोई नहीं। नमक, हल्दी, घी, पानी और नींबू, ये सब खाने की चीजें हैं, कोई भी चीज हम बाहर से नहीं लाते। हर रोज हम हल्दी सभी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में। नमक तो रोज का है। नमक से कफ का विघटन होता है, वो टूटता है। हल्दी रक्त को शुद्ध करने वाली एंटी कैंसर। पानी है, उसमें नींबू का रस विटामिन सी वाला है जो कफ को तोड़ता है, वो स्क्रेप करके निकालता है। और घी कोई भी चीज में जाता है, जहां जाता है वहां से कचरे को खदेड़ता है, कचरे को निकालने का काम, पाइप्स को साफ करने का काम गाय का घी करता है, भैंस का घी नहीं, गाय। इसीलिए जो लोग परेशान है घी खाने से मोटापा बढ़ता है, उनकी शंका मैं अभी दूर कर देती हूँ। गाय के घी से बुद्धि स्मृति का वर्धन होता है, और भैंस का घी खाने से हमारी बुद्धि। तो आज से जिन जिन घर में गाय का दूध नहीं आता है उन्होंने भैंस के दूध के बदले गाय का दूध, बच्चों को भी वही दीजिएगा, मोटापा नहीं आएगा। और स्मृति के लिए कोई भी टॉनिक लेना, मेमोरी पावर के बढ़ाने के लिए कोई टॉनिक की जरूरत नहीं है। तो ये हल्दी वाली चाय अगर आदमी पीता है दिन में 2 बार, 1 बार या आधा कप भी, तो सूजन नहीं रहेगी, रक्त साफ रहेगा, स्किन की कोई बीमारी नहीं होगी और हाजमा एकदम से।
अभी सर आपको देखिए कितना टाइम है, लेना है क्वेश्चन आंसर तो ले सकते हैं, नहीं तो और कुछ बताना चाहती थी पर टाइम जैसा है वैसा। जी जी ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है, टाइम तो हो गया है, नहीं आ रही शायद माइक। टाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज नहीं आ रहा क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? अभी आ रही। ठीक है, वो ठीक है, समय हो गया है सत्र विराम की ओर। बाकी आपने बहुत अच्छी आज जानकारी दी। हमारे दर्शक श्रोतागण आज पूरा एक घरेलू औषधालय जो सबके घर में है, रसोई घर, उसके हिसाब से आपने जो आज विश्लेषण किया है कि आपको कैसे अपनी डाइटिंग सही करनी है, जो तरीके हैं डाइटिंग के, वो जो हम उल्टा उल्टा करते हैं, एक जब जो चीजें लेनी है तब न लेकर के उसको हम समय बदल देते हैं, तो उससे हमें उन घरेलू नुस्खों से जो है फायदा नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक सही रूप से जो जानकारी है, उस जानकारी को आज एक सिस्टमैटिक तरीके से जो बताया गया, तो बिल्कुल लाभ मिलेगा हमारे दर्शकों को, और उसको पूरा फॉलो भी करेंगे लोग। बहुत अच्छा, विशेष आपका आज का जो बताने का सिस्टम, मतलब कि आयुर्वेद हमारे घर में ही है, हम रसोई में ही अपने आयुर्वेद बना रखे हैं, मगर बहुत सारे लोग उसको ना समझते हुए उसको एक केवल भोजनालय बनाते हुए उसको भोजन के सिस्टम में लेकर के केवल उसको करते रहते हैं, नई नई डिश की रिसर्च करते रहते हैं, नई नई डिश को लाएंगे और समयानुसार उसका अनुपालन नहीं करेंगे, मतलब कि हमें क्या कब लेना है, सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे एक सबसे बढ़िया आपने बात बताया कि च्यवनप्राश को कैसे लें, तो च्यवनप्राश का तरीका जो आपने आज बता दिया, शायद ही किसी को पता हो कि दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि सारे दिन का जब खाना पीना सब हो चुका होता है तो रात में जो है वो सोने के पहले बढ़िया एक गिलास दूध और 7 च्यवनप्राश का चम्मच लेके बैठ जाते हैं, तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है उससे, मतलब शारीरिक कहीं ना कहीं जिसके लिए हम उसको खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो हमारा वो फायदा नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा हुआ हमारा लेने से। तो यही सब बातें जरूरी हैं, अवेयरनेस जरूरी है कि क्या कैसे लेना है। लोग ज्यादातर देखिए शादी पार्टी या कोई भी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ जितने भी डिश बनती हैं वो सब हैवी डोज, मतलब एक भारी भोजन होता है, वो पनीर है तला हुआ एकदम, और कच्चा सब मिक्स है, वो सब लोग बहुत चाव से खूब खाएंगे, रात में 10 बजे 11 बजे खाएंगे, मतलब एक खा लिया, अब उसको कैसे हजम करना है शरीर को हमारे, वो ना सोचते हुए वो खा लेते हैं कुछ भी मिले, और वो फिर 2 दिन 4 दिन दिक्कत करता है लगातार। लोग समझ नहीं पाते हैं, वो परेशान होते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। तो सब चीजों का एक जब सिस्टम बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, तो उसको हम अपने शरीर और प्रकृति को मैच करते हुए ही ले, तो शायद हमारा शरीर अनुकूलता से सारा कार्य करेगा, हजम ये हो जाएगा सब कुछ, और साथ में हमारे शरीर में एनर्जी भी आएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जो जैसे चाहिए सब कुछ वैसे ही होगा। तो ये सब होना चाहिए, और शायद हमारी संस्था जो ये सत्र के द्वारा अच्छे अच्छे वक्ताओं के साथ एक बढ़िया सा विश्लेषण जो अवेयरनेस करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है, जीवन शैली कैसे सुधारनी है, खान पान कैसे सुधारना है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होता नजर आ रहा है। दर्शकों तक बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे द्वारा प्रेषित हो रही हैं, हमारी संस्था के द्वारा प्रेषित हो रही है, आयोजन के द्वारा प्रेषित हो रही हैं। तो बहुत अच्छा आज का महासत्र डॉक्टर हिमा शाह जी के द्वारा, और आगे भी मैम का सत्र रहेगा, क्योंकि मैम बिल्कुल तत्पर हैं, जब आज तीसरी बार हमारे मंच पर आई हैं तो पूरी उम्मीद है कि 365 दिन में मैम बहुत बार आने वाली हैं। बस सबको अच्छी अच्छी जानकारियों को फॉलो करना है। अब देखना बस यही है कि कितने दर्शक इसका लाभ उठा पाते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम के लिए
मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आए और शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ और डॉक्टर हेमा शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज इतनी सारी जानकारियाँ हमारी रसोई के बारे में बता दी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे नवयुवक, हमारे घर के सभी सदस्य, परिवार के सभी लोग आपस में इस चीज़ का जरूर लाभ उठाएंगे। और जिस प्रकार औषधि बनाकर हमें परोसी है हेमा जी ने, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनका बड़ा हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ, जो इतनी अच्छी जानकारियाँ जो है हमारे सत्र के द्वारा लोगों को दी जा रही हैं। और इस सत्र का अब हम यहीं विराम देते हैं और आगे शांति पाठ करेंगे। धीरे से आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करें और गहरा लंबा सांस लें। ओम धियो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें और हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श करते हुए नमस्ते। आज का सत्र यहीं विराम देते हैं। कल 7 बजे शाम को सभी आमंत्रित हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो बड़ी खुशी के साथ इस सत्र के साथ जुड़ सकते हैं। और यहीं इसको विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ओम। सभी को धन्यवाद।